ऋषिका। यस मैम। बेटा आप नहीं गए, बाकी वो दोनों भाग गए, है ना? पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गए या लीव कर दिए। चलिए, कहाँ तक हुआ था हम लोगों का? ये कर रहे थे ना नववधु और नवग्रह का। तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना। सही बात है, आप लोग ने मतलब आपने ध्यान दिया कि नव मतलब यहाँ पर नए से है और यहाँ पर नव मतलब नाइन से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अपना 2, 5, 6 हुआ, इसमें थोड़ा और करेंगे। मैं तो नया चैप्टर शुरू करने वाली थी, लिखने का नहीं होगा तो नया चैप्टर करते हैं। हाँ मैम, मेरे यहाँ पे भी लाइट चली गई थी। गई थी, अभी आ गई वापस। चलो ठीक है। ये क्या हो रहा है आज, लाइट वालों का क्या चल रहा है? ठीक है, यहाँ पर इसके आगे लिखिए नवनिधि, नवनिधियों का समाहार। फिर आपको अष्ट सिद्धि लिखाया है ना शायद? अष्ट सिद्धि, हाँ अष्टाध्यायी लिखाया, अष्ट सिद्धि नहीं लिखाया है। अष्ट सिद्धि मतलब अष्ट सिद्धियों का समाहार, अष्ट सिद्धियों का त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिवेणी। त्रिवेणी किसको कहा जाता है? तीन वेणियों का। हाँ, तीन वेणियों का समाहार। त्रिवेणी मतलब किसको? संगम को बोला जाता है ना, जहां पर तीन नदियां एक साथ मिलती हैं, उसको त्रिवेणी बोला गया है। तो तीन वेणियों का समाहार, समाहार। नेक्स्ट हो गया, एक बार और उठा देती हूँ। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दियों का संगम। मैम इसका हम 100 वर्ष। हाँ शताब्दी मतलब, हाँ शत होगा, शताब्दियों या ऐसा लिखा है, शताब्दी के हिसाब से यहाँ पर लिखा बेटा 100 वर्षों का। शताब्दी मतलब 100 वर्ष ही होता है, शताब्दियों का समय। चलो अब इसके बाद नंबर 4, अक्षत आदित्य कौन है बेटा? अक्षत, अक्षत लिख लिया आपने यहाँ तक? आया अभी हाँ अक्षत आया है, आदित्य नहीं आया ना, वो बोल रहे नहीं बोले आदित्य हो सकता है क्योंकि आदित्य ऐसे बहाना नहीं करेगा, आदित्य का नंबर नहीं करेगा, पता नहीं या पता नहीं, ऐसे वो बहाना तो नहीं करना चाहिए। हाँ हो सकता है, वो बहाना तो नहीं करना चाहिए। आदित्य सॉरी अक्षत यहाँ तक हो गया आपका? अक्षत, अरे भाई हाँ ना कुछ तो बोलो। चलिए, जाना कितना डिस्टर्ब हो गया अपना। फोर्थ नंबर पर क्या लिखा था बेटा? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आई, अभी मैंने बोला लिख लिए यहाँ तक। मैम अभी 5 मिनट का ब्रेक है। ओहो, अक्षत ज्वाइन करते अभी तो ब्रेक दिया था ना बेटा। लाइट गई थी ब्रेक के लिए ही। ये ऋषिका कौन सा फोर्थ नंबर कौन सा लिखा है बेटा सीक्वेंस में आपके, कौन सा है अभी? तो भी
अव्ययी। फोर्थ नंबर हम कौन सा? बहुव्रीहि बहुव्रीहि लिखवाए। ओके ओके बहुव्रीहि। आपको भी 5 मिनट का ब्रेक चाहिए? नहीं मैम ठीक है चले। हाँ चलेगा ना, अभी तो 5 मिनट हम लोगों ने इधर उधर का किया। ये अक्षर ब्रेक मिल चुका है बेटा, कंटिन्यू रखो। यस ओके। हाँ ब्रेक लिया, अभी तक कितना हम लोगों ने ब्रेक ही लिया। नंबर 4 अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। इसमें कैसे होगा? जिस शब्द का पहला शब्द, जिस समास का पहला शब्द अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका भी डेफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषा। जिस समास का पहला शब्द, जिस समास का पहला शब्द अव्यय होता है। अव्यय मतलब बताया था ना, अव्यय क्या होता है? जो परिवर्तित नहीं होता, लिंग वचन किसी की वजह से जो परिवर्तित नहीं होता, जिसमें कोई चेंज नहीं आता, वो अव्यय कहलाता है। तो समास का पहला शब्द अव्यय हो, उसे अव्यय हो, उसे अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद या पूर्व पद, इसका पहला पद या पूर्व पद बताओ। पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। इसके प्रारंभ इसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। इसके प्रारंभ में अव्यय होने के कारण, प्रारंभ में अव्यय होने के कारण, अव्यय होने के कारण ही इसे, कारण ही इसे अव्ययी भाव समास, से अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव इसे अव्ययी भाव कहते हैं। पूर्व पद के अव्यय, पूर्व पद के अव्यय होने से, पूर्व पद के अव्यय होने से समस्त पद, पूर्व पद के अव्यय होने से समस्त पद भी अव्यय ही हो जाता है। समस्त पद अव्यय हो जाता है। इसमें देखिए, जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद या पूर्व पद, इसमें पहला और पूर्व, इस पहला पद या पूर्व पद मतलब उसी को या करके बताया गया है।
प्रधान होता है, इसके प्रारंभ में अव्यय होने के कारण ही इसे अव्ययी भाव कहते हैं। पूर्व पद के अव्यय होने से समस्त पद, अब दो पद हो गया, समस्त पद अव्यय हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है, समस्त पद अव्यय हो जाता है। समस्त पद, समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। जैसे जैसे उस दिन मैंने एग्जाम्पल में बताया था ना, कैसे पता चलेगा। कोई एक एग्जाम्पल बताओ बेटा। ऋषिका या अक्षत? अक्षत ने तो ज्वाइन नहीं किया था उस दिन। अक्षत, आपको स्कूल में पढ़ाया गया है क्या ये समास? मैम अभी तक नहीं। अभी तक नहीं हुआ है। ऋषिका आप बताओ बेटा, लास्ट लेक्चर में क्या बताया गया था? कोई एक सेंटेंस बताइए या कोई एक शब्द बताइए। मैम याद नहीं है मुझे इसका। याद नहीं आ रहा है? नहीं मैम, मुझे अव्यय भाव ठीक से समझा नहीं है। देखो, अव्यय का बेटा बताया था मैंने कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता। अव्यय का मतलब है कि चाहे वो कोई भी लिंग हो, वचन हो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता उसकी वजह से, वह हमारा अव्यय। अव्यय मतलब जिसमें कुछ व्यय नहीं होता, कुछ अलग नहीं होता, कुछ चेंज नहीं आता, कुछ खर्च मतलब कम नहीं होता, वो हमारा अव्यय कहलाता है। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, बच्चा धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पर दोनों ही लिंग आ गए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन बहुवचन आ गया, तो उसमें धीरे धीरे सेम वैसा का वैसा ही रहा। भले ही कुछ वचन लिंग परिवर्तन हुआ, लेकिन वो वैसा ही है, तो वो क्या कहलाता है? अव्यय। ठीक है। जैसे ये काम हाथों हाथ कर देना, मेरा ये पेपर तुम हाथों हाथ वहां पहुंचा देना। हाथों हाथ मतलब वो चाहे लड़कों के लिए आए, लड़कियों के लिए आए, एक वचन के लिए आए, बहुवचन के लिए आए, वो वही रहेगा। या यथा संभव, ये शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। आमरण, आजन्म, यथाशीघ्र, तुम ये काम यथाशीघ्र कर दो, तुम लोग ये काम यथाशीघ्र कर दो। तो जो शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वही हमारा अव्यय कहलाता है। ठीक है। तो ये अब देखो, अभी इसमें कुछ शब्द, दिनों दिन, दिनों दिन, इसका ये क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा? दिन ही दिन में। दिनों दिन मतलब दिन ही दिन में, ये काम दिनों दिन हो जाना चाहिए, दिन ही दिन में। ठीक। फिर है आजीवन। आजीवन का मतलब क्या होगा? जीवन भर। इसका समास विग्रह होगा जीवन। हाँ बोलिए। हम अगर बोलेंगे तुम्हें आजीवन परिश्रम करना चाहिए, तो हमें किसी एक इंसान, बहुत लोग को भी बोल सकते हैं, किसी स्त्रीलिंग पुल्लिंग को भी बोल सकते हैं, इसलिए इसमें यस, जैसे क्लास में टीचर बोलेगी ना, तुम्हें आजीवन, तुम लोगों को आजीवन परिश्रम करना चाहिए, तो बहुवचन हो गया ना, तुम सबको आजीवन परिश्रम करना चाहिए, या सभी छात्रों को आजीवन परिश्रम करना चाहिए। या किसी एक बच्चे के लिए मान लो मैंने बोल दिया आदित्य तुम्हें आजीवन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है। तो आजीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया ना बेटा, चाहे वो लिंग हो चाहे वचन हो। या लड़की का नाम ले लिया कि रुचिरा तुम्हें आजीवन परिश्रम करना चाहिए, तो कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो हमारा अव्ययी भाव समास यानी वो अव्यय कहलाएगा।
अव्यय मतलब जो परिवर्तित नहीं होता, और जब ये हमारा समास में आएगा तो वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो इसका आजीवन का मतलब हुआ जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत मतलब पूरा जीवन, या इसको लिख सकते हैं जीवन भर। आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन भर। फिर है यथा नियम। यथा नियम, नियम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आवाज तो वैसे मैं बोल ही रही थी कि यथा नियम, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। नियम के अनुसार ये लिखकर हो गया ना सबका? अक्षत आपका भी हो गया? यस मैम। हाँ ठीक है। इसका आपका तो हो ही गया होगा ना? हाँ मैम। अक्षर इसको ध्यान से समझ कर लेना, और जिसको भी बाद में जो डाउट रहेगा पूछ लेना। अभी एक बार करने के समय थोड़ा सा समझ कर करो। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट तो बहुत ज्यादा नहीं है फिलहाल बेटा, लेकिन अगर रहेगा। इसके बाद यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का मतलब क्या होगा? शीघ्रता के अनुसार। हाँ, यथाशीघ्र मतलब जल्दी से, बहुत जल्दी, जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र, जितनी जल्दी हो सकता है उसको बोलेंगे यथाशीघ्र। आ जाओ, जितना जल्दी हो। इसके बाद है यथाशक्ति। यथाशक्ति, इसका क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तुम्हें यथाशक्ति अपना काम कर, तुम्हें यथाशक्ति काम करना चाहिए, जितनी तुम्हारी शक्ति है उसके अनुसार काम करना चाहिए। फिर है गली गली। गली गली, प्रत्येक गली, प्रत्येक गली, गली गली, प्रत्येक गली। मैम एक गली गली का एग्जांपल दोहराइए, कैसे होएगा अव्यय? अरे बेटा ये तो बहुत ही आसान है ना। सुनो, अभी जैसे बच्चा बोलता है कि लड़की गली गली में घूमती है, लड़कियां गली गली में घूमती हैं, लड़के गली गली में घूम रहे हैं, लड़का गली गली में घूम रहा है। सिंपल। क्या? वचन में भी और लिंग में भी। अव्ययी भाव समास में ज्यादा शब्द में तो इसी टाइप के ज्यादा शब्द आते हैं आपको, ठीक है? उसमें फिर है, एक सेकंड में देखती हूँ आपको क्या ज्यादा। कितने मिनट्स में? 3 एक और करा देती हूँ। आजन में लिखा है क्या? आजन। आजन्म का मतलब क्या होगा? आजन्म, जन्म भर। जन्म से लेकर। आजन्म मतलब जन्म से लेकर, ये इनका आजन्म है। आजन्म से लेकर, ये काम आजन्म, ये मेरा काम आजन्म में चला आ रहा है, मतलब जन्म से लेकर अभी तक चला आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा रहेगा बेटा? फिफ्थ वाला कौन सा है सीक्वेंस का? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि ना?
बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में भी बहुव्रीहि समास। इसका डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा। जिस समास में जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है, जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद, ना उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद वाला, ना उत्तर पद। पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब बाद। ये आपका अर्ध विराम है। बल्कि समस्त पद, यानी कि समस्त पद किसी पद अन्य, समस्त पद किसी अन्य पद का, समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, विशेषण होता है। इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसे बहुव्रीहि समास, इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऊपर वाला हो गया सबका। ये आंसर, ये सबका हो गया। हाँ मैम। अक्षत आपका हो गया, आप बोल भी नहीं रहे बेटा। 2 मिनट। हाँ अभी नहीं, लिख लो। लिख लीजिए, फिर आगे का लिखाती हूँ। हो जाए तो अक्षत आप बताइए। ऋषिका का हुआ बेटा, आप बताओ तो फिर आगे फिर करते हैं। डन मैम। हो गया, चलो। चक्रपाणि, चक्रपाणि, इसका विग्रह क्या होगा? चक्र को धरा है पानी में जिसने।
क्या बेटा? चक्र को धरा है पानी में जिसने, नहीं बेटा, क्या होगा? चक्र है पानी में जिसके। यस, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात कौन? विष्णु। विष्णु जी। चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। अब आपका ये कौन सा समास हो गया? अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। और अर्थात अगर नहीं भी लिखते हैं तो आप चक्र है पानी में जिसके ब्रैकेट में विष्णु लिख देंगे। ठीक है, अर्थात विष्णु भी लिख सकते हैं, और नहीं तो चक्र है पानी में जिसके ब्रैकेट में आप विष्णु लिख दीजिए। उसके बाद फिर है आपका वीणा पाणी, सेम है वो। अच्छा, ये लिखाऊं कि नहीं? वीणा पाणी मतलब क्या है, कौन है वो? सरस्वती। सरस्वती। वीणा है पाणी में जिसके, पाणी मतलब हाथ होता है ना, तो इस तरह से उसको मैं नहीं लिखा रही हूँ। अब दूसरा चतुर्भुज। चतुर्भुज, इसका क्या होगा विग्रह? चार है भुजाएं जिसकी। यस करेक्ट, चार है भुजाएं। मैम इसमें देखो चतुर आ रहा है, चार आ रहा है, और वो कौन सा द्विगु में भी ऐसे ही था। नहीं, इसमें वही वही ध्यान देना बेटा। द्विगु में क्या है? चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी। अगर आपको चार है भुजा ये आप ऐसे ही करोगे। विग्रह में आपका चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात वो तीसरे के बारे में बता रहा है। और उसमें क्या था? चौराहा था, चार राहों का समाहार। वो चार राहों का समाहार वो बता रहा था। उसमें वो में और उपमान का आपका था ना, और वो उसमें द्विगु समास में आपका संख्या का बता रहा था। यहाँ पर भी संख्या है, लेकिन ये किसी तीसरे के बारे में बता रहा था। समझ आया? चतुर्भुज मतलब, हाँ ये याद रखना। इसको मैंने शायद उस दिन एक्सप्लेन करते समय भी बताया था कि ये संख्या देखकर। अब जैसे आपका इसमें एक शब्द आता है दशानन, दशानन 10 मतलब वो तो सीधे समझ में आ रहा है 10, लेकिन वो दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके, अर्थात वो तीसरा कोई, तो आपका ये बहुव्रीहि में आएगा। ठीक है, चार है भुजाएं जिसकी। इसमें भी चार भुजाएं किसको? विष्णु जी के लिए कहा जाता है। वैसे तो बहुत से भगवान के पास चार भुजाएं होती है, जिसकी विष्णु। विष्णु जी करो थोड़ा सा भगवान विष्णु। फिर है आपका चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु की। आप अभी एक कर्म धारा में मैंने कराया था गिरिधर। गिरि को धारा क्या किया था, उसका क्या लिखाया था? गिरिधर का क्या लिखाया था बेटा अभी मैंने? गिरि को धारण करने वाला। हाँ नहीं, कुछ और लिखाया था। हाँ, गिरि को धारण करने वाला आपका कर्मधारय में आएगा। और गिरि को धारण किया है जिसने, तो वो आपका बहुव्रीहि में आएगा। इसी तरह से आपका गिरिधर है, पीतांबर, पीतांबर है, ये सारे शब्द कर्मधारय में भी आएंगे और आपके बहुव्रीहि में भी आएंगे। अब वो सिर्फ अंतर कहाँ से आएगा? आपके यहाँ पर विग्रह से पता चलेगा कि वो आपका कर्मधारय है या वो आपका बहुव्रीहि है। ठीक है, चतुर्भुज। इसके बाद पीतांबर। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, और हाँ। पीतांबर मतलब पीत है जो अंबर। ठीक है, तो वो एक पीत है जो अंबर, वो आपका उसमें आ गया। और पीला है, पीत है अंबर जिसका, ये आपका बहुव्रीहि में आ गया, अर्थात कृष्ण। लिखना है पीतांबर
लंबोदर भी हो सकता। लिख लो पीतांबर, पीत है जो अंबर वो आपका आ गया उसमें कर्मधारय में, और पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर, पीत मतलब पीला, पीत है अंबर जिसका, ब्रैकेट में कृष्ण। ठीक, फिर चतुर्वाणी हो गया, नीलकंठ, नीलकंठ ये क्या हो गया, नीला है, कंठ जिसका, कौन है ये, शिव। शिव जी, यस, ब्रैकेट में शिव जी। कुछ बच्चों का कहना होता है कि इसमें सारे भगवान ही होते हैं, कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि अगर ये है तो इसमें सारे भगवान हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें दशानन भी है। हाँ हाँ बोलिए, तो दशानन तो भगवान नहीं था ना, तो इसलिए 10 है, 10 आनंद है जिसके, 10 आनंद है जिसके, अर्थात, अर्थात लिखो या ब्रैकेट में रावण लिख लो, ब्रैकेट में रावण। लेकिन आपको ये लिखना जरूर पड़ेगा, अगर आपने इतना लिखकर छोड़ दिया कि नीला है कंठ जिसका, ये पूर्ण आंसर नहीं माना जाएगा। आपको या तो ब्रैकेट में लिखो या फिर अर्थात करके वो लिखना ही पड़ेगा, 10 आनंद है जिसके, अर्थात रावण। इसके बाद ये तो 4 ही पांच हुआ है, मेघनाद, मेघनाद, मेघनाद कौन है, नाम सुना है, हम रामायण में कहीं तो सुना था। कौन है वो, मैम भूल गई कौन था। रावण का बेटा, याद आया, रावण का बड़ा बेटा मेघनाद। मैम वो हिरण बन के कौन गया था। वो तो मारीच ही था, उसका मामा था, रावण का मामा था। अच्छा ओके मैम। मेघ के समान, मेघ मतलब बादल, मेघ के समान, वो बहुत चिल्ला, मतलब आवाज करता, बहुत चिल्लाकर, बहुत ऐसा था। तो मेघ के समान नाद, नाद करना मतलब आवाज, नाद करने वाला, मेघ के समान नाद करने वाला, अर्थात इसी में रहेगा वाला, अर्थात जिनको याद नहीं रहता तो मैं यहाँ पर लिखा रहे हैं, एक बार याद हो जाएगा, अर्थात रावण पुत्र, रावण पुत्र। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसको बोला गया है, शिव। शिव जी को। क्यों बोला गया बेटा, ये भी पता है आपको, क्योंकि उनके सर पे चंद्र होता है। हाँ यस, इसीलिए उनका नाम चंद्रशेखर भी पड़ा। चंद्रमा है शिखर पर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी भी लिख सकते हो या ब्रैकेट में शिव जी लिख लो, शिव जी, ठीक है। लेकिन ये बिना इसको लिखे आपका कंप्लीट नहीं रहेगा, अगर आपको विग्रह करना है तो आपको ये पूरा लिखना ही पड़ेगा। कितने हो गए, ठीक है। गिरिधर, एक और लिख लो बस, गिरिधर,
गिर मतलब पहाड़, गिरधर, गिर को धारण करने वाले, गिर को धारण करने, ये आपका अलग है, गिर को धारण करने वाला या वाला, वाला कृष्ण, ये हो गया आपका। यहाँ पर गिर को धारण करने वाले कृष्ण जी। हो जाए तो बताइए। लास्ट एक और बचा है अपना। डन। डन, ओके। अक्षत, ये पहाड़ी का मतलब क्या होता है बेटा? किसका? पहाड़ी, ये है ना चक्र पहाड़ी, तो पहाड़ी का मतलब क्या होता है? चक्र मतलब वो आपको समझ में आया होगा। हाथ, हाथ। हाँ, वेरी गुड। ऋषिका, आपका भी हो गया बेटा? हाँ मैम। ओके, अभी लास्ट हम लोगों का है द्वंद्व समास। लास्ट है द्वंद्व समास। एक इसमें आप लोग और कर लीजिए पहले, द्वंद्व समास से पहले थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं एक दो कुछ तो लिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सामने तो कुछ भी आ जाता है। इसमें एक और आप लोग लिख लो, कमल नयन। इसमें एक शब्द ये भी आता है कभी कभी के बहुव्रीहि में, कमल नयन। अब इसको बहुव्रीहि में अगर करने को बोला जाएगा कि ये शब्द को बहुव्रीहि, इसका समास विग्रह करिए, या बहुव्रीहि में ये दिया गया है, तो ये कैसे होगा इसका? कमल जैसे नयन है जिसके। हाँ, यस, कमल के समान, कमल के समान। तो कौन होगा वो? विष्णु। नहीं बेटा, समान। लक्ष्मी। नहीं, यहाँ पर राम जी को बोला गया कमल के समान नयन है जिसके। यहाँ पर राम को बोला गया है, श्री राम। ठीक है, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात श्री राम। चलो 6, द्वंद्व समास सबसे आसान। ऐसे तो सभी आसान है, लेकिन द्वंद्व समास तो सबसे आसान। समास इसका, ये इसकी परिभाषा लिखिए, इसकी डेफिनेशन। जिस समास में दोनों पद, जिस समास में, जिस समास में दोनों पद, जिस समास में दोनों पद समान हो, जिस समास में दोनों पद समान हो, वहां द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में दो शब्दों का, द्वंद्व में दो शब्दों
द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है, का मेल होता है। अक्षर भी गायब। द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है, समास होने पर दोनों को, समास होने पर दोनों को, समास होने पर दोनों को मिलने वाला, मिलाने वाले, मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय को भी अव्ययों का लोप हो जाता है, अव्ययों का लोप हो जाता है। जिस समास में दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है, समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय बोधक अवयवों का लोप हो जाता है। जब वो समास जो एक साथ होते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। जैसे माता पिता, ये समुच्चय बोधक अव्यय वहां से क्या हो जाता है, हट जाता है। जब उसका विग्रह हो, जब समस्त पद बनता है तो हट जाता है, जब विग्रह होता है तो समुच्चय बोधक अव्यय उसमें आ जाता है। जैसे देश विदेश, देश विदेश, इसका विग्रह क्या होगा, देश और विदेश। हाँ, देश और विदेश। इसमें दोनों समान होते हैं, सिर्फ जब विग्रह होता है तो उसमें समुच्चय बोधक अव्यय लग जाता है और बाकी वैसे वो एक समान रहते हैं। इसके बाद माता पिता, माता पिता, माता और पिता, फिर है पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। अक्षर डिस्कनेक्ट हो गए थे बेटा क्या? हाँ मैम, इंटरनेट अनस्टेबल है थोड़ा। ये लिख लो इसका डेफिनेशन, फिर आप अभी नहीं लेट हो गए थे तो ये लिख लो, इसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। यस। हाँ, गंगा यमुना, गंगा और ये वो गाइड के बुक का ही है ना? क्या बेटा? गाइड के बुक का ही है ना डेफिनेशन? हाँ, ये सिक्स्थ वाले का द्वंद्व समास। है हाँ, यहीं से शुरू है, सिक्स्थ वाला यहीं से शुरू है। ये लिखा है बुक से लेके। अच्छा, ये लिख चुके हो? हाँ, एग्जाम्पल लिख दो।
हाँ तो एग्जाम्पल्स लिखो तो ठीक है बेटा। इसमें ज्यादा लिखने का नहीं है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। एक और लिखाना पड़ेगा, एक और बताती हूँ। ये हो गया आपका समास कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये आपके स्कूल में हुआ है अक्षर, जो अभी मैं बोल रही थी सपनों के सेटिंग। मैम सिर्फ हरियर काका की है। सिर्फ हरियर काका हुआ है, तो बेटा आप हाँ लोगों का तो लेकर चलना नहीं है अभी, तो यहाँ पर अपना ये रहेगा। लेकिन इसमें मैं आज आप लोगों को एक मैम पत्र हम लोग को कराने। तीसरी कसम करवाया हाँ तीसरी। है, मेरे को पता नहीं क्यों। हाँ सभी स्कूलों में हो रहा है, आपका भी हो रहा है क्या ऋषिका? मैम कौन सा वाला चैप्टर? तीसरी कसम आपके उसमें नहीं स्पर्श का है वो। नहीं, अभी ये तक तो नहीं। ये डाइजेस्ट में नहीं दिया गया है तीसरी कसम। नहीं आप उसमें नहीं है यूटी बेटा, वॉल्यूम। सुनो उसमें नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि ये वाला चैप्टर आपके 4-5 साल से नहीं हो रहा था, ठीक है? तो वो अपने इसमें से हटा दिया गया था, आ ही नहीं रहा था वो। इस बार उन लोगों ने जो ये अभी सिलेबस दिया है उसमें उस चैप्टर का नाम नहीं दिया कि वो रहेगा करके कि नहीं रहेगा। तो जो डिलीट किए गए चैप्टर, उनमें वो चैप्टर का नाम दिया है जो जो डिलीट किए गए, उसमें इसका नाम नहीं है। तो इसलिए स्कूल वाले इसको करा रहे हैं। तो आप लोगों को उसकी सॉफ्ट कॉपी दे दी जाएगी, ठीक है? समझ में आया बेटा? कब मिली? क्योंकि अपना ये जो वॉल्यूम है ये पहले से था। पहले से मीन्स कि जो अभी पहले के सिलेबस देखे जा रहे थे उसके हिसाब से बना हुआ है। लेकिन अभी इस बार वो लोग इसको भी करा रहे हैं, तो ये आपको सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है? और चैप्टर मैं ये क्लास कब में तक करा दूंगी। मिलेगी? क्या बेटा? कब तक मिलेगी? क्यों, अभी काम है क्या? अभी एग्जाम में कुछ आपका स्कूल में आ रहा है क्या? हाँ मैम। हाँ तीसरी कसम मतलब अभी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, अक्षर स्लो है बहुत ज्यादा। फिर से बोलो।
अक्षर, आपका एग्जाम कब है, कब तक ये चैप्टर चाहिए आपको? क्लास में भी यहाँ पढ़ाना भी तो रहेगा बच्चे। ऋषिका, आपका कहाँ तक हुआ है स्कूल में, ततारा वामिरो तक? मैम हमारे स्कूल में तो सिर्फ ये डायरी का पन्ना और जो फर्स्ट चैप्टर बड़े भाई साहब, मीरा के पद और ये वाला हुआ है। कौन सा था वो, साखी हाँ इतना ही हुआ है। अभी मनुष्यता भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, वो अभी शायद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ओके बेटा, अभी काफी स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं कि ये वाला चैप्टर कराया जा रहा है, तो मैं कराऊंगी वो, लेकिन अभी वही ना 4-5 साल से वो पोर्शन में नहीं था, तो वो अपने वॉल्यूम में नहीं है रहेगा, तो आप लोगों को वो भी सॉफ्ट कॉपी में दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसमें हम लोग, मैं आज पत्र कराने वाली थी, पत्र आप लोगों का अभी नहीं हुआ है ना? नहीं मैम। हाँ, तो पत्र में हम लोग ये करते हैं, पत्र का थोड़ा सा शुरू करेंगे आज, कंप्लीट तो नहीं होगा क्योंकि टाइम इतने समय में नहीं हो पाएगा। पत्र का हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं। पत्र के प्रकार तो पता है ना, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, वो तो बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लास से ही। हाँ, हाँ, तो पत्र के कितने प्रकार होते हैं बेटा? औपचारिक अनौपचारिक। हाँ, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक जिसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं, होता है अनौपचारिक जो इनफॉर्मल होता है। अब औपचारिक पत्र किसे दिया जाता है, अनौपचारिक किसे दिया जाता है, वो बताओगे क्या? हाँ, औपचारिक फॉर्मल होता है, मतलब ऑफिस स्कूल ये सब में देते हैं, और अनौपचारिक इनफॉर्मल होता है, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को इधर उधर लिख सकते हैं। हाँ, अनौपचारिक हम दे सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, और औपचारिक होता है जो ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं उसको, कि हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, ये नगर पालिका अध्यक्ष को, जिलाधिकारी को, चिकित्सा अधिकारी को, रेल अधिकारी को, और किसको, समाचार संपादक को, इन सबको लिखा जाता है। विद्युत विभाग को, विद्युत मतलब बिजली विभाग वालों को। तो जो ऐसे ऑफिस में विद्यालय में पत्र लिखे जाते हैं वो हमारा औपचारिक पत्र कहलाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? औपचारिक पत्र जो होता है उसमें सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी होता है, उसमें जब हम लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट डालना पड़ता है कि किस विषय में आप वो पत्र लिख रहे हो। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र में ऐसा कुछ नहीं डालना होता है। तो अनौपचारिक पत्र तो आपका आना नहीं है, आपका औपचारिक पत्र ही आएगा, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। आपके स्कूल में पत्र भी हुआ कि नहीं अभी? मैम हमारे स्कूल में क्रिएटिव में खाली लघु कथा, अनुच्छेद और ये हुआ है, एक और विज्ञापन, बस इतना ही हुआ है। विज्ञापन हो गया, विज्ञापन तो आपको मैंने वैसे ही करा कराया, दिया। हाँ, अभी वैसे ही हुआ है, उसको मुझे फिर से अच्छे से कराना है, तो आपका एग्जाम था इसलिए मैंने समझा दिया था। हाँ। बाकी आपको ये पत्र में पत्र है और सूचना लेखन, अभी तो बहुत कुछ है बेटा इसमें कराने को। ठीक है, तो आज हम लोग एक पत्र भी शुरू कर लेते हैं, जितना हो जाएगा उतना करेंगे, और इसके बाद मैं होमवर्क पे दूंगी क्योंकि होमवर्क में अभी तक मैंने कुछ दिया नहीं है, तो होमवर्क तो अभी देना है बेटा। इसमें से एक पत्र शुरू करो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो आप उसी को होमवर्क में कर लेना, ठीक है? तब तक हाँ और मैम। फिर कोई और चीज का डाउट है आपको किसी चैप्टर में, 5 मिनट का टाइम बचा, हम लोग आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं। 5 मिनट में तो पत्र होने से रहा अपना, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पत्र करेंगे। फिर किसी चैप्टर में डाउट है आपको? मैम मुझे एक चीज पूछनी थी, हमारे स्कूल में अभी ऐसे ही होने वाला है, तो उसमें ना मैम ने बोला है विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार हम सबको दिया, बोला है मेरे को नरसिम्हा अवतार मिला, तो उसकी मैम कोई स्टोरी आप बता सकते हो, मतलब गूगल पे कोई इजी वर्ड्स में जो याद करके बता सकते हैं, अगले हफ्ते है वो क्या चीज हमारे बता, स्कूल में। क्या चीज? नरसिम्हा की जो स्टोरी थी ना, वो प्रहलाद होलिका वाली, वो जो राजा थे हिरण्यकश्यपु वाला, तो मैम वो इजी वर्ड्स में स्टोरी आपको कोई साइट पता है कि जिसपे वो मिल जाएगी, क्योंकि वो लर्न करके क्लास में प्रेजेंट करनी है। बेटा मुझे आपकी आवाज पूरी अच्छे से समझी नहीं, एक बार आप थोड़ा हेलो, बताएं। हाँ, अब बोलो। अब आ रही? हाँ मैम। मैम मैं बोलती अगले हफ्ते ना हमारे स्कूल में ये ऐसे ही होने वाला है, तो उसमें हम लोग को बोला है, हम हमको ना एक एक 10 अवतार दिया था मैम ने,
विष्णु का, तो मुझे नरसिम्हा अवतार मिला था। मैम ने बोला इस पे स्टोरी प्रेजेंट करनी है क्लास में। तो मैम वो जो स्टोरी है वो इजी वर्ड्स में आपको कोई साइट पता है जिसपे मिलेगी, क्योंकि उसको लर्न करके वहां पे बोलना है, और टाइम अभी कब है, ये हिंदी का ऐसी अभी अगले हफ्ते ही है। ओके, नरसिंह अवतार ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, मुझे नरसिम्हा अवतार मिला है। अच्छा, वो उसमें मीरा के पद का क्या? हाँ मैम, मीरा के पद में वो कृष्ण के बारे में बताया ना, तो मैम ने ये वाला ऐसे में दे दिया है कि विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार, तो मुझे नरसिम्हा मैम ने दिया था, तो बोला कि उसकी स्टोरी क्लास में प्रेजेंट करनी है। ओके ओके। हाँ, तो आप उसको बेटा ऐसा बता सकते हो ना, इसको उसमें क्या है, अभी तो बेटा हर चीज आपके नेट पर गूगल पर सर्च करो तो आ जाएगा। नरसिंह भगवान का करके ऐसा सर्च करोगे ना, तो वो पूरा आपका गूगल में डालो और वो पूरा उनका आएगा, फिर पूरी उनकी स्टोरी आएगी। ठीक है, उसको वहां से आप लिख लो। अगर कुछ आपको उसमें से वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं तो वो हम्म। स्टोरी लिख लोगे तो आप उसको पढ़कर समझ जाओगे, और 2 बार पढ़ोगे तो लर्न हो जाएगा, फिर आप वो कर सकते हो। उसमें आपको कुछ वर्ड डिफिकल्ट लगेंगे या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वो मुझे पूछो, मैं बता दूंगी। ठीक है, आप गूगल में सर्च करो। वैसा तो मैंने आपको बोला कि वो भगवान का, वो नरसिंह का रूप उन्होंने धारण किया था, कौन से? विष्णु भगवान ने। हाँ, क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद को ना बचाने मीरा के के लिए। पद में कि ईश्वर जो है, भगवान जो है, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और वो एग्जाम्पल में बताया गया कि जिस तरह से कृष्ण जी ने किसकी की थी, द्रौपदी की लाज बचाई थी। और जब मनुष्य का भगवान पर पूरा विश्वास हो जाता है और अपनी हर चीज वो उन पर छोड़ देते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। अगर इंसान जो है निश्चल भाव से, उसके निश्चल मतलब समझा, मतलब उसके अंदर छल नहीं, कपट नहीं, किसी चीज का धोखा देना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो वो अगर भगवान को, ईश्वर को याद करता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं, जैसा कि उन्होंने द्रौपदी की। पहले द्रौपदी जो है वो खुद बचा रही थी अपने आप को, और फिर उनको था कि मैं बचा लूंगी, लेकिन जब उनको समझ में आया कि अब मैं नहीं कर सकती तो उन्होंने क्या किया था, आपने अगर महाभारत देखी होगी तो उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ से अपने अपनी साड़ी को छोड़ दिया और दोनों हाथ जोड़कर वो श्री कृष्ण को याद करने लगी थी। उस समय में मैं भगवान को लगा कि ये मुझे पूरी तरह से, मतलब मुझ पर पूरा छोड़ दिए, तो उन्होंने उनकी रक्षा की। सेम ऐसे ही आपका नरसिंह का था कि वो विष्णु का अवतार थे, और उन्होंने, ऐसा वो भगवान नहीं है, उन्होंने सिर्फ रूप ऐसा धरा था नरसिंह का, किस लिए? कि वो हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान मिला था ना कि ना उनको देवता मार सकता है, ना दानव मार सकता है, ना उनको दिन में, ना रात में, ना घर में, ना बाहर, ना जल में, ना थल में। तो ये सारा सब करने के लिए उन्होंने अलग से नरसिंह का रूप धारण किया, अवतार लिया। ठीक है, तो ये तो इतना तो मैंने भी बता दिया, लेकिन आपको उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना है तो आप उसको थोड़ा सा सर्च करो और फिर करेंगे तो आ जाएगा। फिर उसमें कुछ डिफिकल्ट लगे तो आप पूछो। हाँ ठीक मम्मा, है, मैंने सर्च करके आपको भेज दिया है, वो वाला आप देख लेना, वो क्योंकि उसमें थोड़ा एलाबोरेट करके दिया हुआ है। अलग तरह से दिया हुआ है। एलाबोरेट करके दिया है। ओके 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 बेटा, ठीक है ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, आपकी आवाज ना कभी कभी मुझे क्लियर सुनाई नहीं देती, तो मैं उसका कुछ का कुछ समझती हूँ। ठीक है, मैं देखती हाँ हूँ। मैम। हाँ, अगर रहेगा कुछ तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ इसमें। हाँ, ठीक ठीक है बेटा, फिर हाँ अब मैम। टाइम भी और हो मैम गया। एक लास्ट चीज पूछनी थी, आपने मुझे इसके लिए बोला ना प्लीज कांटेक्ट एडमिन डिपार्टमेंट फॉर द सेम, हाँ हाँ ये हाँ। पेपर के इसके लिए, तो इसके लिए एडमिन डिपार्टमेंट कौन है, किसको कांटेक्ट करना है? बेटा सुनो, आपका पेपर ना आपको मिल गया होगा, आपने ऑनलाइन पेपर दिया था ना, हाँ। तो वो आपको मिल गया होगा ऑनलाइन में। आप देखो उस जहाँ पर आपने एग्जाम दिया था वहीं पर देखो, वो आपको मिल गया होगा। और नहीं तो आप हर्षान को कॉल करो कि वो मुझे आंसर शीट कहाँ से मिलेगी, कहाँ पर दिखेगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ, वो ऑनलाइन नहीं आपको दिखता है। अब कैसे बच्चे कैसे देखते हैं, अभी मुझे उसका आइडिया नहीं बेटा, लेकिन बच्चे वहीं पर चेक कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है। ठीक है, जहां पर आपने दिया नहीं तो आपको पता चल रहा है तो आप एक बार कॉल करके पता कर लो। हाँ, ओके मैम। और मैम ये टेस्ट मैंने लेट सबमिट किया, इसके लिए उसमें उसमें से 10% मार्क्स पहले ही काट दिए क्या? हाँ क्योंकि हाँ। मेरा पेपर तो अच्छा गया था, मेरे को लगा 8 कहाँ से आ गए 15 में से, नहीं नहीं, वो, इसलिए। हाँ, वो डिडक्ट होते हैं उसके लेट के। और उसके बाद भी एक बार आप पेपर देखना, पेपर में क्या गलतियां हैं देखो। बेटा हिंदी का क्या है कि आपको
पूरा सब दिमाग, मैं सबको ये बोलती हूँ कि हिंदी समझ में आता है आपको बहुत अच्छे से, दिमाग में खूब अच्छे से आपको आंसर है, लेकिन जब आप लिखने जाते हो ना तो कितनी गलतियां कर देते हैं उसमें, तो मार्क्स अभी वहीं जा रहा है। अभी स्टार्टिंग में मार्क्स जाएंगे, उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ ध्यान ये देना रहेगा कि कहाँ गलती हुई, कहाँ मेरे नंबर गए, आगे से वो गलती नहीं होनी चाहिए। वो अपनी गलतियों को सुधारो और फिर धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होंगे, तो फिर आपका लास्ट तक बोर्ड तक काफी अच्छा जाएगा। क्योंकि अभी जो पेपर करेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो आपका यूटी का हो या फिर आपके स्कूल का होगा, शायद मुझे नहीं पता, तो टीचर्स क्या करते हैं, बहुत ऐसा मतलब उसको ऐसा चेक करते हैं कि बच्चे के मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आने चाहिए, नहीं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, या फिर उसको लगता है कि ऐसा आंसर लिखेंगे तो मुझे इतना मार्क्स मिल जाएगा। तो वो अच्छे से करेक्ट किया जाता है ताकि बच्चा थोड़ा सा अपनी गलतियों को सुधारे। ठीक है, तो अभी मार्क्स का इतना मतलब नहीं है, सिर्फ आप देखो कि आपने, और इसके लिए एक चीज और रहेगा कि आप वो जो अपना ये आंसर शीट देखना, उसको मॉडल आंसर से मैच कराना, फिर आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी, और फिर उसको अगर कुछ गलत है तो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो वो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा आगे के लिए। ठीक है, हाँ मैम। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जैसा होगा वो। बाय बेटा। बाय मैम। बाय बाय।